ठीक है बच्चे, तो मैं ये बोल रहा था आप लोगों को कि हिंदू राष्ट्रवाद की अगर परिभाषा कोई आप लोगों से पूछे कि हिंदू राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे। तो जब मैं बोल रहा था वो पता है उस समय कनेक्शन पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था बच्चे, तो मैं बता देता हूँ दोबारा से। हिंदू राष्ट्रवाद की जब भी तुमसे परिभाषा पूछा जाए तो सिंधु लाइन को ना बाउंड्री मान लेना। सिंधु लाइन को, सिंधु नदी को लाइन मानकर सिंधु नदी के इस पार जो रहते हैं लोग उन्हें एक प्रकार से हिंदू राष्ट्रवाद बोला जाता है। वो लोग हिंदू राष्ट्रवाद के लोग हैं बच्चे। और हिंदू राष्ट्रवाद में हिंदू आएंगे बच्चे, मुस्लिम नहीं आते हैं और ईसाई नहीं आते हैं। और जो हिंदू राष्ट्र है बच्चे, हिंदुओं के लिए ये जमीन जो भूमि है वो मातृभूमि है, पितृभूमि है और होली लैंड है बच्चे। ठीक है, एक प्रकार से ये हमारे लिए धर्म की तरह से बच्चे। ये परिभाषा एक प्रकार से डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा दिया गया था बच्चे। तो ये परिभाषा तुम्हें बीडी सावरकर में भी सुनने को मिलेगी बच्चे। तो यहाँ पर जनरली जब हिंदू राष्ट्रवाद की बात होगी बच्चे तो हिंदू राष्ट्रवाद में हिंदुओं को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा और जो अल्पसंख्यक हैं बच्चे उनको महत्व जो होता है वो कम दिया जाता है। और हिंदू राष्ट्रवाद में जो हिंदू हैं बच्चे वो बहुल की संख्या में हैं, बहुलवादी हैं। तो जो हिंदुओं की मांग होगी बच्चे उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा अल्पसंख्यकों के मांगों की जगह पे बच्चे। अल्पसंख्यकों के मांगों को क्या किया जाएगा, एक प्रकार से कम महत्व दिया जाएगा। और जो हिंदू हैं बच्चे, हिंदू जो बहुल हैं बच्चे, उनकी मांगों को अल्पसंख्यक के मांगों से क्या किया जाता है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसको हिंदू राष्ट्रवाद बोलते हैं बच्चे। तो जो आरएसएस है बच्चे वो हिंदू राष्ट्रवाद की क्या करता है, बात करता है, एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है बच्चे। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि जो हिंदुओं की संस्कृति है बच्चे उस संस्कृति को क्या किया जाएगा, महत्व दिया जाएगा। अब वो हिंदुओं से संबंधित वेद, उपनिषद और ये सारी चीज़ों को भी एक संस्कृति का आधार क्या हो सकता है, बनाया जा सकता है बच्चे। तो जो आरएसएस थी बच्चे, जो आरएसएस जिसका 1925 में स्थापना किया गया था, उसी की एक राजनीतिक इकाई थी, पॉलिटिकल यूनिट थी जिसको जन संघ बोला गया था बच्चे। और जन संघ की स्थापना 1951 में हुई थी और इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। जनसंघ की स्थापना जो हुई थी बच्चे वो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। और जो जनसंघ थी बच्चे, ठीक है, जो जनसंघ है उसकी विचारधारा क्या थी, तो उसका विचारधारा थी बच्चे एक तो हिंदू राष्ट्रवाद का निर्माण करना, हिंदू राष्ट्रवाद होगा, और दूसरा उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या करना, अपनाना। हिंदू राष्ट्रवाद होगा, उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी क्या करना, अपनाना है। सकारात्मक पंथ निरपेक्ष, ये पंथ निरपेक्षता की क्या करता है, बात करता है बच्चे। पंथ निरपेक्षता का मतलब जैसे मैं धार्मिक भी हो सकता हूँ और अधार्मिक भी हो सकता हूँ। धर्म निरपेक्ष मतलब तुम किसी न किसी धर्म को मानने वाले हो। पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है कि मैं अपनी सहूलियत के अनुसार किसी धर्म को मानूंगा और मैं हो सकता है किसी धर्म को न भी मानूंगा। ठीक है, तो इसमें पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों में अंतर होता है बच्चे। एक तो जो धर्म में आस्था रखते हैं बच्चे उनको हम लोग धर्म निरपेक्ष बोलते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि वो धर्म में आस्था नहीं रख रहा है, धर्म उसके जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा है, उस प्रकार के लोगों को पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। जैसे तुम्हें घर से अगर निकलना होगा बाहर तो तुम पूजा पाठ कर कर निकलते हो, तो तुम एक प्रकार से क्या हो गई, धर्म निरपेक्ष हो गई। ठीक है, अब तुम्ही में से कोई तुम्हारा दोस्त होगा वो घर से बाहर तो निकल रहा है, कोई नया काम भी शुरू कर रहा है लेकिन पूजा पाठ नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये धार्मिक नहीं है। वो क्या, पंथ निरपेक्ष है बच्चे, वो पंथ निरपेक्ष है। वो धर्म जैसी चीजें उसके जीवन को प्रभावित नहीं करते। तो जिसके जीवन को धर्म जैसी चीजें प्रभावित नहीं करती हैं बच्चे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। और जिनके जीवन को जिन लोगों के जीवन को धर्म प्रभावित करता है बच्चे उसे एक प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं, धर्म निरपेक्ष बोला जा सकता है। क्लियर हुआ बच्चे। तो जो जनसंघ थी बच्चे वो कहीं ना कहीं सकारात्मक पंथ निरपेक्षता की क्या करता है, बात करता है बच्चे। जैसे आरएसएस तो सांप्रदायिक बात करता है ना, आरएसएस की बड़ी आलोचना भी होती है। जैसे हिंदू राष्ट्र को इतना महत्व देगा,
हिंदू धर्म को बहुत अधिक महत्व दे देता है, बाकी धर्म एक प्रकार से क्या हो जाते हैं, इसके लिए तुच्छ हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आरएसएस की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता जैसी चीजों को क्या करती है बच्चे, बढ़ावा देती है बच्चे। तो ये चीजें। दूसरी चीजें, जो जनसंघ थी पार्टी, जो जनसंघ दल था बच्चे, उसकी एक विचारधारा थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का क्या किया जाए, दर्जा दिया जाए। हिंदी को राष्ट्रभाषा की क्या करना है, मुझे दर्जा देना है। तो ये जनसंघ की विचारधारा थी। नेक्स्ट इसकी विचारधारा थी बच्चे कि जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 है उसे क्या करना है, समाप्त करना है। ये जनसंघ की क्या थी, विचारधारा थी बच्चे। और जनसंघ के जो हेड थे 1950 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी डेथ जो होती है बच्चे, डेथ जो है इनकी मृत्यु 1953 में हो जाती है। तो जनसंघ जो पार्टी थी बच्चे, वो जनसंघ जो दल था बच्चे, जनसंघ दल उस जगह पे ज्यादा फेमस था, ठीक है, ज्यादा महत्व दिया जा रहा था जहां पे हिंदी भाषा का क्या हो रहा था, उपयोग हो रहा था। जहां पे हिंदी भाषीय क्षेत्र थे वहां पे जनसंघ की काफी अधिक पकड़ थी बच्चे। लेकिन एक्चुअली जो वेस्ट बंगाल था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो पश्चिम बंगाल के ही थे बच्चे। उनकी मृत्यु के बाद से जनसंघ का महत्व वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में क्या हो जाता है, कम हो जाता है बच्चे। और जनसंघ के ही नेता हैं बच्चे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये जितने भी नेता थे ये जनसंघ दल के थे। जनसंघ जो पार्टी थी उसके ये नेता थे बच्चे। 1977 में जो जनसंघ पार्टी थी वो किसमें मर्ज हो जाती है, विलय हो जाती है जनता पार्टी में। क्योंकि जनता पार्टी इमरजेंसी के बाद से चुनाव लड़ती है, तो जनता पार्टी को समर्थन देने वाले जो दल थे बच्चे, उस दल में जनसंघ भी थी। तो जनसंघ किसमें मर्ज हो जाती है, जनता पार्टी में। और जनता पार्टी में मर्ज हो जाती है, जनता पार्टी चुनाव भी जीतती है और अटल बिहारी वाजपेयी को मंत्रालय भी प्राप्त होता है बच्चे। लेकिन 1979 आते आते जनता पार्टी का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो जनता पार्टी के पतन के बाद ही बच्चे भारतीय जनता पार्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो निर्माण हुआ था बच्चे वो 80 में हुआ था। तो आरएसएस के बाद जनसंघ और जनसंघ से बच्चे, ठीक है ना, जनसंघ के बाद से जनता पार्टी बनती है और जनता पार्टी का जब पतन हो जाता है तो 80 में भारतीय जनता पार्टी बनती है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संबंध है बच्चे। बहुत सारे लीडर जो थे वो आरएसएस से ही जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, ठीक है, सॉरी ये लोग नहीं, अरुण जेटली हो गया, ठीक है, सुषमा स्वराज हो गई, ठीक है, और मुरली मनोहर जोशी हो गए। इस तरह के जो नेता थे बच्चे ये कहीं ना कहीं आरएसएस से संबंधित लोग थे। और आरएसएस से ये लोग किस में आए थे, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक संबंध देखा जाता है बच्चे। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का क्या हुआ था बच्चे, विकास हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विकास हुआ है बच्चे वो कब हुआ है, 80 में हुआ है, 1980s में हुआ है बच्चे। विचार क्या है, तो विचार में तुम्हें देखने को मिल जाएगा समग्र मानवतावाद। समग्र मानवतावाद का मतलब होता है कि किसी समाज के किसी एक व्यक्ति का कल्याण नहीं, समाज में जितने भी समुदाय रह रहे हैं बच्चे उन सभी मानव का एक प्रकार से क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए बच्चे। तो इसको एक प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं, समग्र मानवतावाद बोला जाता है। यानी समाज के सभी मानव का क्या होना चाहिए बच्चे, कल्याण होना चाहिए। समाज के सभी मानव का एक प्रकार से क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए बच्चे, ठीक है। और एक्चुअली जो भारतीय जनता पार्टी है बच्चे वो समान नागरिक संहिता की क्या करता है, बातचीत करता है। तो जो समान नागरिक संहिता है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है बच्चे, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक प्रकार से क्या है, विचारधारा है बच्चे। और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने 80 के बाद से तुम देखोगे तो जो भारतीय जनता पार्टी थी बच्चे, ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो थी वो 80 के बाद से देखा जाता है तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा उन्होंने उठाया। फिर विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनाने के लिए बजरंग दल को बनाया और बजरंग दल ने बच्चे लोगों को एक प्रकार से क्या हुआ, जागरूक किया कि नहीं अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। और फिर राम मंदिर के चक्कर में क्या होता है, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है ना, अपना एक रथ यात्रा निकालते हैं, ठीक है, गुजरात के, ठीक है। और वो रथ यात्रा में क्या होता है, बाबरी जो विवादास्पद ढांचा है बच्चे, बाबरी जो मस्जिद बनी थी जिस ढांचे पे, उसको क्या कर देते हैं लोग, 92 में ढा देते हैं बच्चे।
और 85 में ही बच्चे राजीव गांधी सरकार ने, जो केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी बच्चे, उसने ही अयोध्या में राम मंदिर का ताला क्या किया था, खुलवाया था। और 85 में बच्चे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था। और लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो हिंदू नीति को बहुत आक्रामक बनाते हुए बच्चे उन्होंने पूरे भारत में क्या किया था, आंदोलन चलाया और हिंदुओं को एकत्र किया। और जो रथ यात्रा थी उनकी रथ यात्रा को रोका भी गया। और फिर उसी में क्या हुआ था, बाबरी जो मस्जिद था बच्चे, उसको क्या कर देते हैं, हिंदुओं के द्वारा ढा दिया जाता है। फिर तुम देखोगे कि दंगे भी हो जाते हैं बच्चे, 92 में ये सारी चीजें होती हैं। तो ये चीजें जर्नलिस्ट क्या करना है, ध्यान में रखना है भारतीय जनता पार्टी के बारे में बच्चे। और भारतीय जनता पार्टी उसी विचारधारा को समर्थन देती है बच्चे जो जनसंघ के द्वारा बनी थी। जैसे अनुच्छेद 370 को क्या करना, हटाना। ये जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी जब दोबारा पावर में आई बच्चे, तो उसने क्या कर दिया, अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से क्या कर दिया था, हटा दिया था बच्चे। अब समान नागरिक संहिता पे एक प्रकार से क्या कर रही है बच्चे, वो बातचीत कर रही है कि एक प्रकार से क्या होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। मतलब जैसे हिंदू और मुस्लिम और जो ईसाई हैं बच्चे, ठीक है, उनका एक प्रकार से क्या होता है, पर्सनल लॉ, जो व्यक्तिगत कानून है वो बहुत क्या होता है, अलग हो जाता है बच्चे। तो उसको एक करने की क्या हो रही है, बातचीत हो रही है बच्चे। आई बात समझ में। जब नीचे आओगे बच्चे तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है जिसको हम लोग CPIM बोलते हैं बच्चे, जो 1964 में स्थापित हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी। वैसे तो कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण तुम्हें अगर देखना है बच्चे, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है बच्चे, कम्युनिस्ट M की स्थापना तुम देखोगे कि 1964 है। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी बच्चे, वो स्वतंत्रता से पहले भी कार्य कर रही थी। जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था बच्चे, उससे पहले भी कम्युनिस्ट पार्टीज थी जो MN रॉय के द्वारा स्थापित की गई थी बच्चे। लेकिन वो कहीं न कहीं माओ के विचारधारा और लेनिन के विचारधारा पे क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी। लेकिन जब CPIM बना था बच्चे, तो इसने अपनी पूरी रणनीति को क्या कर दिया, बदल दिया। मतलब लेनिन के तरीके से नहीं भारत में राजनीति होगी, या माओ के तरीके से राजनीति नहीं होगी। जो राजनीति होगा उसका तरीका क्या होगा, एकदम ही क्या होगा, अलग होगा बच्चे, ठीक है। और जो कम्युनिस्ट पार्टीज होते हैं बच्चे, इनका मेन उद्देश्य था, विचारधारा अगर इनकी देखोगे, को वामपंथीय दल बोलते हैं, इनको लेफ्टिस्ट भी बोला जाता है। लेफ्ट पार्टियां हैं बच्चे, इनको लेफ्टिस्ट पार्टीज भी बोलते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों को लेफ्ट पार्टी भी बोला जाता है। लेफ्ट पार्टी इसलिए बोला जाता है बच्चे क्योंकि कहीं न कहीं एक प्रकार से ये बीजेपी और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं बच्चे, उनको एक प्रकार से ये आम चुनाव में, आम जो चुनाव है बच्चे लोकसभा का, उसमें ये लोग क्या करना चाहते हैं, पराजित करना चाहते हैं। पंथ निरपेक्ष सरकार की गठन की बात ये भी लोग करते हैं, पंथ निरपेक्ष सरकार होनी चाहिए। अमेरिका की साम्राज्यवादी नीति का विरोध किया जाता है बच्चे कम्युनिस्ट पार्टीज के द्वारा। तो अमेरिका और भारत के जो संबंधों का भी एक प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो क्या करती है बच्चे, विरोध करती है। भारत और अमेरिकी संबंधों का भी विरोध करती है कम्युनिस्ट पार्टीज। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है बच्चे, वो भारत में भूमि सुधार कानून लाना चाहती है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो अनुच्छेद 370 है बच्चे, वो बना रहे, उसका कम्युनिस्ट पार्टी एक प्रकार से क्या करती थी, समर्थन करती थी बच्चे। तो ये कम्युनिस्ट पार्टीज हैं बच्चे, ठीक है। जो भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी बच्चे, भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी, उन्होंने जो 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था बच्चे, आम लोकसभा का चुनाव हुआ था बच्चे, उस चुनाव में इन्होंने भाग भी लिया था। और कुछ क्षेत्रों में सिमट कर, जैसे केरला में तुम्हें कम्युनिस्ट पार्टीज दिख जाएगी, त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टीज दिख जाएगी, वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टीज दिख जाएगी। पूरे भारत में इनका प्रभाव नहीं है, लेकिन इनको भी राष्ट्रीय दल का एक प्रकार से क्या किया जाता है बच्चे, दर्जा दिया जाता है। आई बात समझ में। तो इनकी विचारधारा में तुम ध्यान में रखना कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, इन तरह की चीजों का ये लोग क्या करते हैं बच्चे, समर्थन करते हैं। नेक्स्ट आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 85 में बनी थी, ठीक है, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 85 में हुआ था बच्चे। बाद में जब देश स्वतंत्र हुआ गया तो इसी को बच्चे क्या कह दिया गया था, राष्ट्रीय कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। और ये भी भारत में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की विचारधारा को क्या करता है बच्चे, लेकर चलता है। और इनका जो वैचारिक विचार है बच्चे, वो मध्यम मार्गी है। मतलब वैसे तो जो कांग्रेस को बच्चे एक छाताधारी दल बोलते हैं बच्चे, कांग्रेस को छाताधारी दल बोला जाता है या इंद्रधनुषीय दल बोला जाता है बच्चे। छाताधारी दल का मतलब ये होता है बच्चे कि कांग्रेस में
अलग अलग मत के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, ठीक है, अलग अलग सोच के लोग क्या करते हैं, कांग्रेस में कार्य करते हैं बच्चे। इसलिए कांग्रेस को छाताधारी दल बोला जाता था बच्चे, अम्ब्रेला पार्टी बोलते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग मतों के बीच अलग अलग व्यूज रखने वाले भी लोग इस दल के क्या है बच्चे, सदस्य हैं बच्चे, थे। अब तो कांग्रेस का धीरे धीरे पतन ही हो रहा है अब तो, ठीक है। तो बच्चे ये ध्यान में रखना, ये धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की बात करता है, कमजोर वर्गों के कल्याण की बात करता है, लेकिन संसदीय तरीके से बच्चे, लोकतांत्रिक तरीके से बच्चे, ठीक है ना। आम सहमति के द्वारा ये सारा का सारा एक प्रकार से कांग्रेस जो है बच्चे वो कहीं ना कहीं सुधार चाहता है बच्चे। कांग्रेस से ही एक पार्टी बाहर निकली थी बच्चे, जिसको नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बोलते हैं। कांग्रेस से ये एक प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी थी बच्चे, उसी में से कुछ लोगों ने छोड़कर एक पार्टी का निर्माण किया था जिसको नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बोलते हैं बच्चे। और जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है बच्चे, ये 99 में बनी थी। और इसका विचार क्या, ये भी लोकतंत्र के विचारधारा का समर्थन करते हैं, गांधीवादी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, यानी गांधी के सत्य और अहिंसा के प्रिंसिपल पर चलने की बात करते हैं। इस प्रकार के विचारधारा, ये भी समता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय इनके विचारधारा में है। और संघवाद में ये लोग क्या करते हैं बच्चे, एक प्रकार से आस्था रखते हैं बच्चे। और साथ ही जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है बच्चे, ये पार्टी बोलती है कि भारत में जितने भी प्रमुख पद हैं बच्चे, उन प्रमुख पदों पे भारत में जन्मे नागरिक ही क्या होंगे, उस पदों को नियंत्रित करेंगे बच्चे। और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ही थी बच्चे जिसने 2004 के चुनाव में सोनिया गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनने का क्या किया था, विरोध किया था बच्चे, जिसमें शरद पवार का नाम आता है, वही इसका लीडर है बच्चे, शरद पवार जैसे लोग। तो ये तुम्हारा कांग्रेस पार्टी तुम्हें दिखेगी बच्चे। और एक तुमने देखा कम्युनिस्ट एम देखा ऊपर सबसे पहले, जो 64 में बनती है बच्चे। और नीचे आओगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई है बच्चे, जो 1925 में बनी थी। इसी पार्टी से एक दूसरा सीपीआई एम बना था टूट के। इसी में जो एक मतलब अलग अलग विचारधारा होने के वजह से बच्चे, दूसरा जो एक वर्ग था उसने कम्युनिस्ट एम का क्या किया था, निर्माण किया था। और एक जो है वो सीपीआई एम है। और जो सीपीआई 1925 में जो बनी थी बच्चे, ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद के विचारों पे क्या करती है, काम करती है, मजदूरों और किसानों के हितों की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में क्या करती है, आस्था रखती है। और ये अलगाववादियों और सांप्रदायिकतावाद के एकदम क्या होते हैं, विरोधी है। मतलब देश तोड़ने वाले जो लोग हैं बच्चे, उनका ये लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से विरोधी करते हैं। और जो लोग सांप्रदायिक आधार पे चुनाव जीतना चाहते हैं बच्चे, उनका भी ये लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और संसदीय लोकतंत्र में ये लोग चाहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में मजदूरों का हिस्सा होना चाहिए, मतलब मजदूर वर्ग से लोग प्रतिनिधि बन के आए और किसान वर्ग से एक प्रकार से क्या हो के प्रतिनिधि बनकर क्या हो, ये लोग आए बच्चे। तो ये चीजें जर्नलिस्ट थी बच्चे। और इसमें क्षेत्रीय दलों की तो संख्या बहुत अधिक है, उन क्षेत्रीय दलों को इतना हमें ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चे, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें हैं जो हम लोग कल की क्लास में आगे करेंगे बच्चे, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं तुम लोग को अभी व्हाट्सअप कर देता हूँ बच्चे, ठीक है।